विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अतुल यादव, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज अंबाला कैंट। आज का हमारा विषय है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ओरिजिन, प्रोग्रेस एंड इम्पैक्ट, अर्थात औद्योगिक क्रांति, ओरिजिन, प्रोग्रेस एंड इम्पैक्ट। हम अपना अध्याय शुरू करें उससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या है, रेवोल्यूशन किसको बोलते हैं और इंडस्ट्रियल का मतलब क्या होता है। इतिहास के प्रत्येक विद्यार्थी को जब वो इतिहास पढ़ता है तो उस विषय को पढ़ रहा है, उस विषय में क्या उसका टॉपिक है, सबसे पहले उसको देखना है। दूसरा, जब वो पढ़ रहा है जिस विषय को, तो उस घटनाक्रम को देखेगा कि वो किस काल में हुई है और किस स्थान पे हुई। जब उसका काल और स्थान देखेगा तो वो अपने माइंड में इस बात को भी आगे करेगा कि उससे पहले क्या उसकी पृष्ठभूमि रही है, क्या उसका इतिहास रहा है, और उसके बाद वो पढ़ना शुरू करेगा। जब इन चीजों को फॉलो करके एक विद्यार्थी पढ़ता है, मैं भी एक विद्यार्थी हूँ, जब वो पढ़ता है तो उसके माइंड के अंदर उस विषय को लेके उसका प्राचीन, उसका विकास, उसकी उस समय में क्या स्थिति है और आगे क्या होने वाली है, वो उसके माइंड में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उसको बड़ी आसानी से वो चीजें समझ में आएंगी। जब हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पढ़ते हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ सबसे पहले विद्यार्थियों हमारे पास चीज आती है कि रेवोल्यूशन किसको बोलते हैं और इंडस्ट्रियल का क्या मतलब है। अगर इसका हिंदी में अर्थ करें तो औद्योगिक क्रांति होता है। लेकिन औद्योगिक क्रांति क्यों कहा? क्योंकि उस समय में जब ये आप 16वीं शताब्दी के बाद 17वीं, 18वीं, 19वीं शताब्दी को का यूरोप पढ़ रहे हैं, तो उस समय में यूरोप का पूरा समाज है, व्यवस्था है, राजनीति है, सारी चीजें इंडस्ट्री के ऊपर, उद्योग के ऊपर आधारित हो रही थी। चाहे वो व्यापार था, चाहे वो कृषि थी, चाहे वो प्रोडक्शन थी, चाहे रोजगार था, वो सभी इसके अंदर हो रही थी। और एक इंडस्ट्री जब शुरू हुई थी तो उसके बाद समाज में भी एक परिवर्तन आया था, जो इससे पहले यूरोप में हमें देखने को नहीं मिलता। एक श्रमिक वर्ग है, वो उभरता है जो इंडस्ट्री में काम करता है, तो हमारे समाज में एक वर्ग की उत्पत्ति होती है, श्रमिक वर्ग। यहाँ हमारे पास थीम है इस टॉपिक का, आयरन इज द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन। अगर आज का जो औद्योगिकरण है उसकी बैकबोन है वो आयरन है। आयरन हर जगह प्रयोग हो रहा है, तो इसको एक ये कहावत के तौर पे ये प्रयोग किया गया है कि आयरन इज द बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इस टॉपिक का थीम हमारे पास क्या है? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाज ऑफ ए यूनिक नेचर, having no direct association with political turmoil, but it affected not only the political, social and economic system of England and Europe, but also of the entire world. जैसे कृषि क्रांति के विषय में आपने पढ़ा होगा, ऐसे ही हम औद्योगिक क्रांति के बारे में पढ़ते हैं और सबसे पहले हम इंग्लैंड को लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इसको समझने से पहले इंग्लैंड की आपको पोजीशन देखनी होगी कि इसकी भौगोलिक स्थिति कहाँ है, भौगोलिक रूप से उसका मानचित्र कहाँ है, उसका व्यापार का क्या क्षेत्र है। तो इंग्लैंड को हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये सारी क्रांतियां इंग्लैंड में क्यों हो रही है, ये विकास इंग्लैंड में क्यों हो रहा है? क्योंकि इंग्लैंड के पास प्राकृतिक संसाधन बहुत है। नंबर 2, इंग्लैंड नेवल पावर है यूरोप की, एक नौसेना के तौर पे वो सबसे बड़ी शक्ति है। और नौसेना के तौर पे जब उसकी नौसेना या नाविक रास्ता है, जो नेवल उसका जो एक व्यापार का माध्यम है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो वो दूसरे देशों के साथ भी जुड़ा हुआ है। तो उसके पास कच्चा माल लेने के लिए, लाने के लिए और कच्चे माल को ले जाने के लिए मंडियों की भी व्यवस्था है, उसके पास उपनिवेश भी है, उसके पास प्राकृतिक संसाधन भी है। इसलिए इंग्लैंड के अंदर ये चीज हो रही है और औद्योगिक क्रांति की शुरुआत भी इंग्लैंड से ही होती है। हालांकि औद्योगिक क्रांति का जैसा इन शब्दों में कहा गया है कि कोई राजनीतिक तौर पे या किसी भी सामाजिक तौर पे कोई भी इसका संबंध नहीं होता, लेकिन ये सारे के सारे समाज को प्रभावित करता है। Actually, it was related to the significant changes in the field of industry and production. वहां पे ये परिवर्तन के साथ ये खड़ा होता है, and the machines replaced the human hands. अगर हम पुरानी बात देखें,
जैसा आपने कृषि क्रांति के अंदर पढ़ा था, तो जो हाथों से काम होता था वो उनका सारा मशीनीकरण हो गया। ये औद्योगिक क्रांति थी। तो यहाँ हम नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, व्हाट इज मेंट बाय इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अर्थ क्या है इसका? इट वाज ए रेडिकल चेंज इन द मोड ऑफ प्रोडक्टिविटी where machines and new techniques replaced the traditional method of production। विद्यार्थियों, जो प्रोडक्शन के तरीके थे, चाहे वो खेती का था प्रोडक्ट या किसी भी तरीके से था, कोई काम करने की चीज थी, वो जो ट्रेडिशनल हमारे तरीके थे, परंपरागत तरीके थे, उनको मशीनों ने बदल दिया और उससे एक रेडिकल चेंज आता है। प्रोफेसर डेविस इसके विषय में कहते हैं, द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाज बेस्ड ऑन द चेंजेस which made it possible to switch over from the old method of production to the production at a large scale in big factories। जो पुराने तरीके से चीज आता था उसको रिप्लेस करके वो नई चीज में आ जाता है, तो ऐसा एक बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। हम भी आज मैं उदाहरण के तौर पे आपको समझाऊंगा कि आज से आप 20 साल पहले की बात करते हैं, आप आज से 25 साल पहले की बात करते हैं। आज देखिए, हम मोबाइल के ऊपर, आप भी मोबाइल यूज कर रहे हैं, मोबाइल हमारे जीवन की एक नेसेसिटी हो गई है। लेकिन आज से 20-25 साल पहले या उससे कुछ समय पहले आप हमारा समय लगाएंगे जब हम पढ़ते थे, मोबाइल का कहीं नामो निशान नहीं था। जो नोट्स आपको ऑनलाइन अवेलेबिलिटी होती है चीजों की, ये सारी की सारी व्यवस्था हमारे पास नहीं थी। हम किताब से पढ़ते थे, किताब से पढ़ के उसको नोट करते थे। फोटोस्टेट जितनी चीजें आप देख रहे हो आजकल, ये चीजें भी हमारे टाइम पे नहीं थी। तो सारा चीज अपने हाथ से लिखने से होता था। आज आप उसी चीज को प्रोडक्शन करके नोट्स आपको मोबाइल पे भी अवेलेबल हो जाता है, आपको मेल सिस्टम पे भी हो जाता है। तो ये बदलाव आ रहा है, ये परिवर्तन के साथ चीजें आ रही हैं। उस परिवर्तन के जहां पॉजिटिव प्रभाव होते हैं, वहां उसके नेगेटिव नकारात्मक प्रभाव भी सामने आते हैं। यही चीज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर थी कि इससे उद्योगीकरण से उद्योग बहुत बढ़ गए, व्यवसाय बहुत आ गए, लेकिन सारी की सारी चीजों में जो पुरानी व्यवस्था थी, जो हमारा, जैसे मैं भारत के तौर पर समझाऊं या आप उस समय में यूरोप को भी देखोगे, तो जो पुराना वर्ग था वो वर्ग समाप्त हो जाता है। इससे जो गरीब तबका था वो समाप्त हो जाता है। लेकिन यहाँ एक चीज और आपको देखने को मिलेगी कि ये इंटरलिंक्ड चीज है। इंडस्ट्री भी है, एग्रीकल्चर भी है, ये दोनों आपस में इंटरलिंक्ड हैं और इसी से सारी व्यवस्था है। इंडस्ट्री होगी, एग्रीकल्चर हो गया, प्रोडक्शन हो गया, व्यापार हो गया, वो सारे के सारे आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। what it took place in Europe, when it took place in Europe, यूरोप में कब ये चीज आती है? We cannot fix a particular date and time for such a silent revolution. This revolution was a silent revolution and हम इसके बारे में कोई पर्टिकुलर डेट, देयर इज नो डेट एंड नो टाइम फिक्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन यूरोप और इन इंग्लैंड। इट इज ए साइलेंट रेवोल्यूशन, इट इज ए साइलेंट प्रोसेस। तो जो ट्रांजिशन होता है वो ट्रांजिशन धीरे धीरे हुआ, विच केम इनटू एग्जिस्टेंस विद द एक्सपीरियंस ऑफ प्रीवियस मेनी सेंचुरीज। जब एक आपने पढ़ा था कि जब भी बदलाव होता है वो बदलाव एकदम नहीं होता, उसके बीच में ट्रांजिशन पीरियड होता है। तो ये जो यूरोप के अंदर ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, ये बड़ी धीरे धीरे से आया और तब इसने चीजों को, जब इसका वातावरण बना, अवेलेबिलिटी हुई चीजों की, तब ये मैच्योर हुआ। A renowned British scholar Arnold Toynbee said that the transformation, जो मैं ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा था आपसे, in the 18th century was so complete and rapid that it could be termed as a revolution। किस तरीके से इसने अपने आप को बदल लिया और कितनी तेजी से बदला, इसलिए इसको हम एक आंदोलन के रूप में पढ़ते हैं। एक आंदोलन या एक क्रांति इसको हम कहते हैं। Why industrial revolution first started in England? I was talked earlier when I started this topic why this industrial revolution was started in England. So what is the need? What one should know? One should know the geography, the area, the place, the time from where this industrial revolution started. इंग्लैंड से जब शुरू होता है तो मैं आपको बता रहा था समय और स्थान को देखना पड़ता है कि वो क्या है। यही चीज हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जब ये इंग्लैंड से शुरू हुआ था तो इंग्लैंड की ज्योग्राफी क्या है। इंग्लैंड एक टापू की तरह है, समुद्र के बीच में स्थित है। ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी वहां पे,
राजनीतिक तौर पे स्थायित्व था, किसी का आक्रमण, किसी का हमला, कोई उठापटक नहीं थी वहां पे। इंक्रीज इन पॉपुलेशन, वहां पे जनसंख्या बढ़ रही थी, जनसंख्या बढ़ रही थी तो आवश्यकता हो रही थी चीजों की। जब जैसे कहा गया है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, वही आवश्यकता हो रही थी, उसी की वजह से उस आवश्यकता को पूरी करने के लिए चीजें आगे लाने की बात हो रही थी। अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो प्राकृतिक संसाधन थे, नेचुरल रिसोर्सेज थे, दैट वर अवेलेबल इन इंग्लैंड। These 4-5 are the main needs of a revolution like industrial revolution, and England fulfills such kind of needs. ये सारी आवश्यकताएं इंग्लैंड के अंदर पूर्ण हो रही थी, इसलिए वहां पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता है। Why industrial revolution? Again that question. Then availability of capital, पैसा भी उनके पास था, धनराशि भी उनके पास थी। इम्पैक्ट ऑफ एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन, इससे पहले जब कृषि क्रांति हुई थी तो कृषि क्रांति के कारण व्यवस्था के अंदर बदलाव आ गया था, इकोनॉमी में बदलाव आया था, लोगों के पास पूंजी बढ़ रही थी। एग्रीकल्चर के अंदर जब रेवोल्यूशन हुआ था तो प्रोडक्शन बढ़ रहा था। प्रोडक्शन बढ़ने का अर्थ होता है विद्यार्थियों की जो रिसोर्सेज हैं वो बढ़ रहे हैं। जब रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं, उनकी नीड बढ़ रही है, तो उसके लिए बेस तैयार हो रहा है। तो एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का आधार तैयार कर दिया था, बेस तैयार कर दिया था। चीप लेबर वाज अवेलेबल इन इंग्लैंड, बहुत सस्ती मजदूर वहां पे थे। पावरफुल नेविगेशन सिस्टम, उनका जो नेविगेशन सिस्टम था, जो नौसेना थी, उनका जो नहर, जो समुद्र के साथ व्यापार था, वो बहुत पावरफुल था। डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, उनका ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप्ड था, सड़कों का निर्माण था, व्हीकल थे, सारी चीजें उनके पास बहुत ज्यादा थी। और इसी चीज का फायदा उठाया उन्होंने। फायदा क्या उठाया कि उनके पास ये सारी चीजें थी, तो रेवोल्यूशन वहां पे होना ही था। फिर आपके पास एक और चीज आती है, नेशनल कैरेक्टर ऑफ ब्रिटिश पीपल। अंग्रेज जो लोग, जिनको आप अंग्रेज कहते हो, इंग्लैंड के लोगों का एक राष्ट्रीय चरित्र था। वो अपने विषय में नहीं, वो राष्ट्र के विषय में सोच रहे थे। तो ये उनकी पॉजिटिव थिंकिंग थी, ये उनका कैरेक्टर नेशनल कैरेक्टर था। फॉर एग्जाम्पल, हम अगर आप और इसको समझते हैं तो आप देखिए, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन आपने पढ़ा है, मैं समझाने के लिए ये बात बता रहा हूँ आपको। और उस आंदोलन के दौर पे दौर आए थे अलग अलग, कभी उदारवादी, कभी उग्र राष्ट्रवादी, कभी क्रांतिकारी, कभी गांधी जी का आंदोलन है, फिर क्रांतिकारी आ जाते हैं। तो ये बार बार हो रहा है, और उसके नेता भी चेंज हो रहे हैं। ये नेता चेंज होने की चीज आपने जब सेकेंड ईयर में फ्रीडम मूवमेंट पढ़ा है, तो आप 1930 का टाइम देखिए। 1930 के बाद से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो उस समय में बनी हुई थी, उसके दो ही लीडर थे, एक जवाहरलाल नेहरू और एक सुभाष चंद्र बोस। इन दोनों में बहुत बड़े लोगों के अंदर पॉपुलैरिटी थी। और सुभाष चंद्र बोस ने ये, जब जवाहरलाल नेहरू हैं उस समय में वो रूस की यात्रा करके आते हैं, तो जवाहरलाल नेहरू एक बहुत बड़े समाजवादी नेता बन जाते हैं, और कांग्रेस का कैरेक्टर ही बहुत बड़ा चेंज हो जाता है। तो ये जो नेशनल कैरेक्टर ऑफ ब्रिटिश पीपल है, ये सोच की बात होती है कि एक व्यक्ति जो वहां पे ऊपर दिल्ली के अंदर बैठा हुआ है या देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो उसके इतनी सोच होनी चाहिए कि वो अपने देश का हित कहाँ देखता है। यही चीजें आती थी इसके अंदर। तो नेहरू जी ने जब 1947 में भारत आजाद होता है और बाद में गुट निरपेक्ष जो आंदोलन बनता है, उसमें गुट निरपेक्ष के अंदर ये सारे देश शामिल होते हैं, तो वो उनकी अपनी जो एक सोच है नेशन के तौर पे, राष्ट्र के लिए, वो आती है। फिर आता है फेवरेबल ट्रेड पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट। जो इंग्लैंड की जो सरकार थी, उसकी जो व्यापारिक नीतियां थी, वो व्यापारिक नीतियां भी इसके फेवरेबल थी, इसको पक्ष कर रही थी इसका, कि इसका फेवर कर रही है कि इसको आगे बढ़ाया जाए। साइंटिफिक इन्वेंशंस, नई नई वैज्ञानिक खोजें हो रही थी, उसने भी इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को आगे बढ़ाने में योगदान दिया। और फिर डेवलप्ड बैंकिंग सिस्टम, सबसे बड़ी चीज थी कि राशि को रखना, एक राशि को आगे तक पहुंचाना। तो आदमी के पास, एक व्यापारी के पास, एक उद्योगपति के पास जो उसकी राशि को संग्रह करने की चीज है, राशि को रखने की चीज है, वो बैंकिंग सिस्टम बहुत बढ़िया वहां पे उनके पास था। फिर आपके पास आता है nature of the industrial revolution, inventions of the various machine and tools। ये जो नेचर इसके साथ जुड़ता है, तो राष्ट्रीयता की बात जो मैं कर रहा हूँ, उसके लिए नेचर ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लिखा है कि इन्वेंशन, जो बहुत सी मशीनें हो रही थी, औजार हो रहे थे, उनकी खोज हो रही थी। नई जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है,
टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो कपड़े की टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है, उसके अंदर नई नई खोजें हो रही थी। स्टीम पावर का जो भाप का इंजन है उसकी खोज, उसका प्रयोग होने लग गया था। लोहे की और कोयले की इंडस्ट्री का प्रोग्रेस, बहुत विकास हो रहा था। प्रोग्रेस इन आयरन एंड कोल इंडस्ट्री, इसका भी बहुत बड़ा प्रोग्रेस होने लग रहा था, बहुत अधिक प्रोग्रेस हो गया था। सड़कें और नहरें बन रही थी, सड़कें और नहरों के कारण भी ये बहुत आगे चला था। डेवलपमेंट इन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, संचार के और यातायात के साधन, इसने भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। ये सारे कारण, जब हम किसी भी देश को देखते हैं, उस देश के अंदर ये सारी सारी व्यवस्थाएं हैं, वो व्यवस्था यहाँ पे थी। और इन व्यवस्थाओं ने इंग्लैंड के अंदर औद्योगिक क्रांति होने का एक प्लस पॉइंट था, एक सकारात्मक भूमिका निभाई, जिस वजह से इंग्लैंड के अंदर ये खोजें हुई। तो हम जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को देखते हैं तो उसके साथ हमें एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन के कारण जो प्रोडक्शन बढ़ी थी, जो एक किसान था, जिसकी जो समृद्ध हुआ था किसान, और जो सरकारों के पास जो पैसा हो रहा था और जो व्यापार कर रहे थे, जो वाणिज्य के अंदर पैसा लगा हुआ था, उन सब किसानों ने कृषि के अंदर जो चीज लगाई, वही कृषि के उत्पादन के कारण ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का रास्ता खुलता है। तो ये जो सारे संसाधन मैंने अभी आपको बताए, ये इंग्लैंड के अंदर थे। इंग्लैंड में जब ये औद्योगिक क्रांति शुरू होती है तो यही चीज फिर इसके बाद धीरे 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 यूरोप के और देशों में भी फैलती है। तो सबसे पहले जर्मनी इसके साथ आता है, बेल्जियम है, रशिया है, जापान है। जापान तो फिर एशिया का देश आ गया, यहाँ पे भी ज्यादा चीजें आ गई, लेकिन जापान एक आजकल टेक्निकल तौर पे सबसे एक समृद्ध देश बना हुआ है, इसलिए जापान का नाम भी लिख दिया ताकि विद्यार्थियों को ये बता दिया जाए कि तकनीक का कहाँ से। अब देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान खत्म हो गया था, लेकिन तकनीक उसके पास ऐसी थी कि आज वो वर्ल्ड की इकोनॉमिक पावर बना हुआ है। फिर फ्रांस है, इटली है और अमेरिका है। अमेरिका के अंदर भी ये सारा विकास हुआ था। तो हम पढ़ रहे हैं यूरोप का इतिहास, लेकिन जापान और अमेरिका हमें यहाँ उदाहरण के तौर पे हम विद्यार्थियों के सामने रख रहे हैं, ताकि वो इसको अधिक तरीके से या अच्छे तरीके से इंकलकेट कर सकें। फिर देखिए विद्यार्थियों, आपके सामने ये मानचित्र है, और जब हम भौगोलिक स्थिति की बात कर रहे हैं तो ये आयरलैंड यहाँ पे है, और ये दूसरे देश लगाइए, ये अटलांटिक सागर है, और फिर आर्कटिक सागर आ जाता है। यहाँ पे आप नीचे देखेंगे विद्यार्थियों, ये जो स्थान जहाँ मैं कर्सर को घुमा रहा हूँ आपके, ये भूमध्य सागर है, ये सारा भूमध्य सागर है। ये एड्रियाटिक सागर है, इटली के साइड में एड्रियाटिक सागर है, ये काला सागर है, और यहाँ से ये सारा का सारा भूमध्य सागर है, जो सीरिया, इराक और ईरान के साथ इसको भूमध्य सागर को जोड़ रहा है। ये पूर्व की जगह है। तो ये यूरोप का जो इतना बड़ा पार्ट है, ये इतना पार्ट, ये भूमध्य सागर के साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है। और ये व्यापार का ही एक कारण था। जो आप औद्योगिक क्रांति पढ़ रहे हो, ये व्यापारवाद से भी जुड़ी हुई है, कि ये जो रूस के देश है, ये वर्तमान मानचित्र है, आपको मैं वर्तमान मानचित्र के हिसाब से दिखा रहा हूँ, तभी आप ये यूक्रेन और बेलारूस वगैरह देख रहे हैं। ये जो है, ये भूमध्य सागर है विद्यार्थियों, और भूमध्य सागर के नीचे ये अफ्रीका आ जाता है, जहां मैं कर्सर घुमा रहा हूँ। तो ये अफ्रीका के साथ जो व्यापार कर रहे थे, तो यहाँ पे ये जो टर्की देश है, इस टर्की का ग्रीस के साथ, ये इन देशों के जो पूर्वी समस्या एक पढ़ेंगे आप अपने सिलेबस में, वो लड़ाइयां इसी कारण से हुई थी, ताकि वो अपने व्यापार को आगे बढ़ा सकें, और ये इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण ये व्यापार बढ़ा था। ये इटली है, तो इधर तो भूमध्य सागर है और इधर एड्रियाटिक सागर से जुड़ा हुआ है। तो मैं इसमें जो बताना चाहता हूँ इस मानचित्र में, यहाँ पे आप ये देखेंगे, ये जो कलर के अंदर ये सारे देश हैं, जहाँ मैं कर्सर ले जा रहा हूँ, ये सारे वो देश हैं विद्यार्थियों, जहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था। औद्योगिक क्रांति एक साथ नहीं शुरू हुई, शुरुआत हुई थी इंग्लैंड के अंदर, लेकिन देर सवेर यहाँ पे ये सारी की सारी औद्योगिक क्रांति, यहाँ फिर आगे एशिया में भी आ जाओगे, इराक और ये सारा क्षेत्र है, इसके अंदर आप देखेंगे तो ये औद्योगिक क्रांति होती रही थी। अब इसी औद्योगिक क्रांति के फिर हम प्रभाव डालेंगे, तो प्रभाव जब आप पढ़ेंगे तो प्रभाव के साथ भी आपको इसका धीरे धीरे जो विकास है वो देना पड़ेगा। अब विकास को भी हम देखेंगे तो उसको हम अलग अलग भागों में बांटते हैं। यहाँ पे आता है सबसे पहले इकोनॉमिक इफेक्ट, आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा। सबसे पहले लिखेंगे मैसिव यूज ऑफ मशीन्स इन डेली लाइफ, प्रतिदिन के जो कार्य थे उसमें मशीनों का प्रयोग होने लग गया था, ये इसका प्रभाव था। नंबर 2, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट्रीज, इसमें फैक्ट्रियों की जो
फैक्ट्रियां बहुत ज्यादा बन गई थी। और जहां उद्योग की इसकी बात जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें सबसे पहले देखेंगे तो क्या क्या चीजें हुई थी, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन किसका हुआ था। यहीं पे मैं इकोनॉमिक इम्पैक्ट के तौर पे आपको बता दूं कि सबसे पहले कपड़े के उद्योग का आविष्कार हुआ और इसका प्रभाव पड़ा सारी जगह पे। 1764 में इंग्लैंड में लंकाशायर में इसकी शुरुआत हुई थी। तो कपड़े का सारे की सारी जगह जो कॉटन का जहां प्रयोग हो रहा था उसके कारण ही चला। नंबर 2 क्या हुआ इससे, जो भाप की शक्ति का प्रयोग मैंने कारणों में बताया था आपको, भाप की शक्ति का प्रयोग हुआ। फिर यातायात के साधन, फिर लोहे के और कोयले के उद्योग बहुत चले। जो इनिशियल तौर पे जो शुरुआत हुई थी वो कपड़े के उद्योग पे, लोहे के उद्योग पे और कोयले के उद्योग पे इसकी शुरुआत हुई थी। और उसके बाद ये यूरोप के अन्य देशों में फैल गया था, जिसमें जो मैं आपको अभी मैप के अंदर भी दिखा रहा हूँ, ये देखिए मैप के अंदर आप देखेंगे बेल्जियम है, ये फ्रांस है, यहाँ पे ये फ्रांस है, बेल्जियम है, दूसरे देश है जर्मनी, इटली, रूस, यहाँ रूस में आ गए हैं, ये इटली है ऊपर, ये जर्मनी है यहाँ पे, इन सारे देशों में ये फैल गया था। फिर इसके प्रभाव के तौर पे हम आते हैं तो सबसे पहले पड़ता है कि इसका आर्थिक जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा। सबसे पहले तो डेली लाइफ में जो प्रतिदिन के जीवन में मशीनों का प्रयोग होने लग गया, उद्योगों का निर्माण होने लगा, रैपिड इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, कोई भी चीज जो बन रही थी उसका बहुत उत्पादन की क्षमता बढ़ी, तो उत्पादन बढ़ गया इससे। फिर इंक्रीज इन नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय के अंदर बहुत बढ़ोतरी हुई उसकी। कोई भी देश है जब वो प्रोडक्शन कर रहा है तो राष्ट्रीय आय में उसकी बहुत बढ़ोतरी हुई। और उसके बाद ट्रेड और एग्रीकल्चर, उद्योग, ट्रेड मतलब जो कृषि और उसका जो व्यापार है वो बहुत बढ़ा। फिर चेंज इन नेचर ऑफ कैपिटलिज्म, जो पूंजीवाद है उसका स्वरूप बदला। यहाँ पे स्वरूप आप देखेंगे कि कृषि क्रांति में कृषि के ऊपर कैपिटलिज्म है और यहाँ पे इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म हो जाता है। लोग अपना पैसा पहले कृषि के ऊपर लगाने लग गए थे, अब उन्होंने पैसा सारा का सारा उद्योग पे लगाना शुरू कर दिया। फिर इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस हो गया, एक दूसरे की इकोनॉमी के ऊपर एक दूसरे के वो इंटरडिपेंडेंट हो गए, एक दूसरे के ऊपर आश्रित हो गए, ये व्यवस्था इसके अंदर आई। फिर इंटरडिपेंडेंस ऑफ एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जो मैंने पहले आपको बताया था कि वो एक दूसरे से जुड़े हुए थे। फिर प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये इकोनॉमिक इफेक्ट में आएगा कि बेकारी की समस्या हो गई। जो गृह उद्योग थे छोटे छोटे वो विद्यार्थियों नष्ट हो गए, और गृह उद्योगों के नष्ट होने से मशीनों का प्रयोग होने लग गया, और जो बेकार में मजदूर हो गए वो शहरों के कारखानों में कहीं ना कहीं वहां जाके और कम पैसे पे काम करने लग गए, तो वो उनके अंदर आया। फिर लघु उद्योगों का अंत हो गया, तो ये राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई लेकिन उसके नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा। जीवन स्तर का विकास हुआ उसके, और व्यापार और कृषि की उन्नति हो गई जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो पूंजीवाद का जन्म हो गया, इससे इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म बढ़ा है, जो पूंजीवाद का जन्म हुआ वो चीज इससे इंक्रीज हुई है। उसके बाद जो आर्थिक निर्भरता होगी एक दूसरे में, और आर्थिक साम्राज्यवाद का यानी इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म का आ गया कि ये जो राइज ऑफ इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म है ये पढ़ने, आर्थिक साम्राज्यवाद हो गया। साम्राज्यवाद का अर्थ होता है कि साम्राज्य पे अधिकार करना, लेकिन इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म क्या हुआ कि उसकी इकोनॉमी के ऊपर प्रभाव डालें। आप आज के समय में इसका मैं फिर वर्तमान समय से उदाहरण दूंगा कि अभी चाइना का भारत के ऊपर जो झगड़ा हुआ था सीमा के ऊपर, उस चीज को लेके अभी चाइनीज कई मोबाइल के ऐप हैं जिनको बंद कर दिया गया है। और चाइना क्या करने लग रहा है, चाइना का जो प्रोडक्शन है वो हमारे मार्केट में आ रही है, तो वो हमारे मार्केट को कैप्चर कर रहा है। उस मार्केट के कैप्चर को इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म बोलते हैं, आर्थिक साम्राज्यवाद। अब चाइना ने ये खेल क्यों खेला था, अगर आप इसकी तरफ जानना चाहेंगे, उसने भारत के साथ अभी सीमा के ऊपर झगड़ा हुआ, कोरोना की वजह से जितने भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो चाइना के साथ व्यापार कर रही थी, उन्होंने चाइना को छोड़ दिया और वो चाइना से आ रही है भारत की तरफ। जब वो भारत की तरफ आ रही है तो चाइना नहीं चाहता भारत संपन्न हो, भारत के अंदर ये चीज आए, उसने भारत के साथ ये झगड़ा शुरू कर दिया। जब भारत के साथ ये झगड़ा शुरू किया तो वो जो कंपनियां हैं वो भारत से भी निकल के दूसरी जगह चली गई। तो इस स्थान पे देख के हमें एक नई पॉलिसी, एक कूटनीतिक तरीके तैयार करने होंगे जिससे ये चीज आएंगी। तो ये मैंने सिर्फ घटना आपको इसको समझाने के लिए बताई है। डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म जो मैं बता चुका हूँ आपको, ये औद्योगिक पूंजीवाद शुरू हो गया। डेवलपमेंट ऑफ इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोगों के जो रहन सहन की शक्ति, रहन सहन था उसके अंदर इसको बढ़ावा मिल गया।
अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी, लेकिन समाज में जो पैसा है वो भी एक समान तौर पे ना बट के अलग अलग हो गया। अमीर ज्यादा अमीर होता जा रहा था और गरीब कम गरीब होता जा रहा था। एंड ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, छोटे उद्योगों का अंत हो गया। जैसे आपने कृषि क्रांति में जेथरो टूल की ड्रिल मशीन पढ़ी थी, और जैसे मैं आपको इसके अंदर बता रहा हूँ कि जो छोटे छोटे किसान हैं वो खत्म हो गए, या जो लेबर की वजह से जो हमारे जो गृह उद्योग थे छोटे छोटे वो खत्म हो गए, उसी को समझाने के लिए मैंने ये एग्जांपल रखा आपके सामने। ये देखिए, ये एक मशीन है जो पकी हुई फसल को काटने लग रही है। अगर जो हमारे समाज के अंदर जो गरीब लोग रहते थे वो फसल की कटाई करते थे, अब मशीनों से जब ये काम होने लग गया तो वो लेबर सरप्लस हो गई। जब लेबर सरप्लस हो गई तो उनका जीवन स्तर डाउन हो गया, और वो कहीं काम करने लगेंगे तो वो ज्यादा पैसे के बजाय कम पैसे में करेंगे, तो उनकी जो ये रोजगार उनको मिलना था वो रोजगार उनसे हट गया। वो समझाने के लिए मैंने आपके लिए ये फोटो एक लगा के रखी है। दूसरी चीज यही, एक जो हार्वेस्टर कंबाइन आप देखते हो जो गेहूं की या चावल की फसल को काटती है, वही ये हार्वेस्टर कंबाइन है। इस वजह से अब 1 घंटे के अंदर ये 2, 3, 4 एकड़ को पूरी की पूरी फसल को, 5 एकड़ को, 10 एकड़ को, जो मशीन की क्षमता होती है उसके अनुसार काट कर उसका गेहूं निकाल देता है, और गेहूं भी निकल जाता है, और उसका भूसा या जिसको चारा या तूड़ी या तूड़ा आप जिसको कहते हो वो भी अलग निकल जाता है। तो ये तो हमारा काम बड़ी जल्दी हो गया। और यही काम जब हमारी लेबर करती थी तो उसको कई दिन या महीने लगते थे, तो उनको रोजगार मिलता था, उनका जीवन चलता था। इस वजह से वो बेरोजगारी होगी। लेकिन इसके दो प्रभाव पड़े हैं। एक तरफ देखिए मशीन के कारण आपका समय बच गया, और दूसरी तरफ आप मशीनी के कारण आपके समाज के अंदर जो एक श्रमिक तबका था वो, या मजदूर तबका था, उस मजदूर तबका बेरोजगार हो गया। तो उसके प्रो और कॉन, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रभाव पड़ते हैं। वही बताने की यहाँ पे कोशिश की गई है और वही समझाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके बाद इसके सामाजिक प्रभाव भी पड़ते हैं। सामाजिक प्रभाव में क्या होता है, सबसे पहले जनसंख्या की वृद्धि हो रही है। तो जनसंख्या की वृद्धि हो रही है, जब संपन्न व्यक्ति होगा तो उससे डेथ रेट कम हो जाएगी, तो जनसंख्या की वृद्धि होनी है, बर्थ रेट बढ़ेगी बढ़ेगी। नंबर 2 आएगा जो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल टाउन, औद्योगिक नगरों का निर्माण हो रहा है। जो व्यापार जहां पे कर रहा है उस व्यापार को ध्यान में रखते हुए, अपने हितों को ध्यान में रखते हुए वो व्यक्ति नए शहरों का निर्माण कर रहा है, ताकि उसके ऊपर गुड्स का आदान प्रदान एक जगह पे हो सके। अब ये नहीं होता है कि मेन सेंटर है, मेन बाजार है, वहां से दूरी पे कोई चीज हो तो उसका ऊपर उतना ही उसका रेट बढ़ेगा। तो इससे इंडस्ट्रियल टाउन्स बनने लग गए थे। डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू 2 क्लासेस, समाज का 2 वर्गों में विभाजन हो गया। 2 वर्गों में सब विभाजित हो गया। तो इन दोनों वर्गों की जो रुचि, विचार और हित में जो आकाश पाताल का अंतर था, जो गरीब और अमीर की बात है। समाज के ये जो दोनों वर्ग थे ये अपने अपने हितों को सुरक्षित रखने के लिए पारस्परिक संघर्ष करते रहते थे, एक दूसरे के साथ संघर्ष होता था। पूंजीपति जो है वो अपने स्वार्थ के लिए, अधिक लाभ की प्राप्ति के लिए मजदूरों का हर संभव या हर समय जो शोषण करता था, और श्रमिक है वो अपने आप को पूंजीपतियों के शोषण के लिए जो श्रमिक संघों का निर्माण कर रहा था और उसके लिए बचने की कोशिश कर रहा था। तो इन दोनों वर्गों के अंदर आपस में मतभेद होता था और इनके अंदर क्लैश आपस में जुड़ा हुआ था। फिर आता है पिटिएबल कंडीशन ऑफ फैक्ट्री वर्कर्स। जो फैक्ट्री वर्कर्स थे उन मजदूरों की दुर्दशा हो गई थी। उनको जो है पैसा कम दिया जाता था, काम अधिक लिया जाता था, छुट्टी नहीं दी जाती थी, उनके रहने के, खाने के और काम करने का जो स्थान था वो इतना स्वस्थ नहीं होता था, इतना अच्छा नहीं होता था जितना होना चाहिए था। फिर आ जाता है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेडीज एंड चिल्ड्रन। जो महिलाएं थी और बच्चे थे वो भी काम करते थे, तो उनको कम पैसा दिया जाता था, वो काम पूरा करते थे, लेकिन महिला और बच्चे होने के कारण उनका एक्सप्लॉयटेशन ज्यादा होता था। तो इसके कारण एक और क्या चीजें हुई विद्यार्थियों, ट्रेड यूनियंस बढ़ने लग गई, श्रमिक संगठन बढ़े जो अपने अधिकारों के लिए बात करते थे। मोरल डिग्रेडेशन एंड डिक्लाइन ऑफ ज्वाइंट फैमिली सिस्टम। जब ऐसे उद्योग और ऐसे व्यापार हुए और जो शहरों में जो अलग शहरों का निर्माण हो गया, उस वजह से जो एक जो मॉरल डिग्रेडेशन था, एक मॉरल होता था हमारी ड्यूटी, जो एक सामाजिक दायित्व होता था, वो मॉरल डिग्रेडेशन हुआ और जो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम था वो टूट के और
जो सिंगुलर फैमिली सिस्टम हो गया, एक व्यक्ति है वो शहर में रह रहा है, वो अपने परिवार के साथ अलग होगा। अदरवाइज पहले क्या चीजें थी कि हम रहते थे तो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम होता था। तो इसी आर्थिक जो विकास हुआ है इसकी वजह से ये चीजें हो रही थी। ये इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो मैंने आपको श्रमिक और लेबर और उनका काम करने की दशा जो बताई, उसी के लिए, ये बताने के लिए, ये दर्शाने के लिए कि वो किन स्थितियों में रहते थे, इन फोटोज को मैंने आपको ये प्रदर्शित करने के लिए, ये सारा यूरोप का पर्टिकुलरली इंग्लैंड का ये स्थान है कि किस तरीके से वो रहते थे, दिखाने की कोशिश की है। फिर इसके बाद चीज आती है आपके पास इसके पॉलिटिकल इफेक्ट्स क्या रहे। राजनीतिक तौर पे इंग्लैंड एक स्ट्रॉन्ग पावर बन गया, एक मजबूत शक्ति बन गया। एक वहां के जो डेमोक्रेसी थी, जो लोकतंत्रीय सत्ता थी, वो विकासशील हो गई, जो वृद्धि की तरफ बढ़ने लगी। डिमांड ऑफ पार्लियामेंट्री रिफॉर्म, जब श्रमिक वर्ग एक बहुत बड़ा वर्ग बन गया और वोट की भी बात आने लगी, तो वो पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स के बारे में जो लोकतंत्रीय जो अपने लोकतंत्रीय सुधार होते हैं उनकी तरफ बढ़ने लगे। राइज एंड ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, इससे राष्ट्रवाद की भावना भी बढ़ने लगी, एक व्यक्तिवादी विचारधारा भी बढ़ने लगी। डेवलपमेंट ऑफ इंपीरियलिज्म एंड राइवलरी ऑफ मिडिल क्लास, जो मिडिल क्लास के अंदर जो दुश्मनी एक दूसरे की, जो इंपीरियलिज्म बढ़ने लग गया, एक तो साम्राज्यवाद बढ़ने लग गया, और राइवलरी मिडिल क्लास के अंदर राइवलरी बढ़ने लग गई। ये कुछ छूट गया था चीजों में, ये मैं माफी चाहता हूँ, ये कोई सेंटेंस पूरे नहीं हो सके, इस वजह से ये छूट गया विद्यार्थियों। तो ये चीजें अब इसको देखते हैं हम, तो ये चीजें किस तरीके से आई, ये इसी तरीके से जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया उसका इसी तरीके से विकास होता गया और परिवर्तन होता गया। फिर आता है इंट्रोडक्शन ऑफ लेजिस्लेचर, जो फ्री ट्रेड पॉलिसी हुई थी, फ्री ट्रेड पॉलिसी की तरफ ज्यादा बढ़ाव हुआ। बर्थ ऑफ न्यू पॉलिटिकल थ्योरी, नए राजनीतिक विचार आने लगे, जिनके अंदर जो हसीवादी और जो नाजीवाद चीजें, जो साम्यवाद चीजें, जो यूटिलिटेरियनिज्म इसके अंदर आने लग गया, सोशलिज्म आने लग गया, वो सारी की सारी विचारधाराएं बढ़ने लगी। इमरजेंस ऑफ लेबर क्लास एज ए पॉलिटिकल पावर, जो श्रमिक वर्ग था उसका एक राजनीतिक शक्ति के तौर पे प्रयोग होने लग गया, वो इस्तेमाल करने लग गए उसको। रेस ऑफ डिस्ट्रक्टिव वेपन्स, इसी के कारण जब व्यक्ति संपन्न होने लगा, देश संपन्न होने लग गए, तो उन्होंने डिस्ट्रक्टिव वेपन्स, जो न्यूक्लियर वेपन थे, वो हथियार खरीदने शुरू कर दिए और शांति के लिए वो खतरा बनने लग गई। राइज ऑफ सीक्रेट अलायंसेज, और इसी के साथ साथ गुप्त संधियां होने लग गई, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए गुप्त संधियां होने लगी। और सांस्कृतिक तौर पे अगर देखा जाए तो पुराने जो सुपरस्टिशंस थे, पुराने विश्वास थे, वो खत्म हो गए। सारी चीजों में मेटेरियलिस्टिक अप्रोच ऑफ द पीपल, लोगों की जो चीजें थी वो मेटेरियलिस्टिक यानी उपभोक्तावादी सोच उनकी हो गई। समय जो लिटरेचर का विकास हुआ, लिटरेचर के जब व्यक्ति संपन्न होगा, मिडिल क्लास बढ़ेगी, उसको स्कूल की शिक्षा मिलेगी, तो साहित्य का भी विकास हुआ, और आर्ट यानी कला और शिक्षा में भी विकास हुआ। तो इस तरीके से विद्यार्थियों हम ये देखते हैं कि जो औद्योगिक क्रांति हुई थी उसका डायरेक्टली तो राजनीतिक तौर पे कोई संबंध नहीं था, लेकिन एक देश की जो सत्ता थी उसने इसको प्रयोग किया। और इसका कंक्लूजन क्या आता है, सच रेवोल्यूशंस लाइक एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल एटसेट्रा which are directly related to the life of human being, जो व्यक्ति के जीवन से जुड़े हुए होते हैं, वो हमेशा ही प्रोसेस में रहते हैं। एंड देयर नेचर, उनके स्थान और समय के अनुसार उनका जो स्वरूप है वो बदलता रहता है। एंड कीपिंग इन व्यू द टाइम एंड प्लेस is better to understand an incident of revolution what it may be, चाहे वो इंसिडेंट हो, रेवोल्यूशन कोई भी हो, उसका स्थान और समय के अनुसार हम उसको आसानी से समझ सकते हैं। It is the present, in the present era, human needs are directly or indirectly related to the economy. आज मानव के हित भी देश के अर्थव्यवस्था के साथ जुड़े हुए हैं। तो ऐसा जो सस्टेनेबल ग्रोथ है जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से हुआ था, उसका अध्ययन करना, और उस अध्ययन के बाद किस तरीके से समाज, राजनीति, व्यवस्था, शिक्षा और पूरा का पूरा संपूर्ण बदलाव होता है, उसको जानना हमारी जरूरत होती है। इसलिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो या ऐसी कोई भी क्रांति हो, उसका पढ़ना हमारी आवश्यकता होती है। आज का यही हमारा अध्याय था और इसके साथ ही हमारा अध्याय समाप्त होता है। तो अब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।